स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके लिए आप ही के सब्जेक्ट को लेकर एसएसटी और उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ रहे थे, हमने चैप्टर पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया, और मतलब पढ़ रहे थे हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया, और इसमें हमने 2 लेक्चर ले लिए थे, मतलब 2 आपको वीडियोस बनाकर दे दी हैं, जिसमें लगभग चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई थी। लगभग क्या मतलब, गांधी इरा को मैं कंप्लीट कर रहा था कि गांधी जी भारत कब आए और आकर उन्होंने क्या क्या कार्य किए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा और भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए। जैसे एक मूवमेंट देखेंगे जिसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पर उससे पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, दिमाग में रखिएगा। मैंने ग्रुप बनाया है, मैंने क्लास 9th का और क्लास 10th के अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, दोनों क्लास के। तो उसकी लिंक मैंने आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जाकर क्लिक करके सीधे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं वीडियोज़ वगैरह, स्टडी मटेरियल्स वगैरह, मतलब हर सब्जेक्ट के, यही नहीं कि मुझे साइंस के भी मिलते हैं तो मैं साइंस के भी भेज दूंगा, मैथ के मिलते हैं तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मतलब अगर किसी भी सब्जेक्ट के, मतलब कुल मिला के मोटिव मेरा ये है कि आपके परसेंटेज इस बार अच्छे आने चाहिए। ठीक, तो मैं बिल्कुल आपकी हर तरह से हेल्प करूंगा। बाकी एसएसटी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं और उसमें आपकी मदद हमेशा होती रहेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितना पढ़ा था एक बार सबसे पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्या क्या बताया था, या फिर शुरुआत की अगर बात करते हैं तो शुरुआत में हमने आपको क्या क्या बताया था। तो एक बार फटाफट रिवीजन मार देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर जानेंगे आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए जब सबसे पहले हमने टॉपिक चालू किया था तो हमने आपको बताया था कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले आइए गांधी जी। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत होती है 1915 से। ठीक, कब से? तो 1915 से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। मतलब 1915 का समय था जब गांधी जी हमारे भारत आ गए थे, मतलब गांधी जी भारत वापस आ गए थे। कहाँ थे? तो साउथ अफ्रीका से रिटर्न मार दिए थे। ठीक है, इसके बाद गांधी जी के द्वारा एक नॉवल मेथड से कार्य किए गए। नॉवल का मेथड है कि शांतिपूर्वक बहुत सारे कार्य किए गए, जिसको नाम दिया गया सत्याग्रह। तो एक ये नया वर्ड निकल के आता है सत्याग्रह, और ये वर्ड लाया किसके द्वारा गया है? तो लाया गया है गांधी जी के द्वारा। मतलब सत्यता और कुल मिला के ट्रूथ एंड नॉन वायलेंट पे हम बात करेंगे तो सत्याग्रह 2 चीजों से मिलकर बनेगा, ट्रूथ और नॉन वायलेंट। ठीक है, मतलब बिना वायलेंट हुए, बिना हिंसा किए और सच्चाई पर हम अगर पथ पर चलते रहेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप भी ऐसे ही कार्य किया करिए कि वायलेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं, सच पर स्टिक रहिए तो आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। ठीक है, तो 1915 में जब गांधी जी वापस आते हैं तो सत्याग्रह करते हैं जो ट्रूथ और नॉन वायलेंट पर बेस्ड होता है। और इसी में जो गांधी जी के द्वारा किया गया जो सबसे पहला सत्याग्रह होता है उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह प्लस इसी के साथ एक और सत्याग्रह किया गया था, खेड़ा सत्याग्रह। तो ये दोनों को आपको दिमाग में रखना है। पहला चंपारण सत्याग्रह कब किया गया? 1917 में, और खेड़ा सत्याग्रह भी कब किया गया? तो 1917 में किया गया। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहां पर है? याद रखिएगा, चंपारण है बिहार में, और खेड़ा कहां पर है? तो खेड़ा है आपका गुजरात में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एक और किया गया 1918 में, एक सत्याग्रह किया गया जो जिसको जाना गया अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। तो गांधी जी के द्वारा यहां पर 3 सत्याग्रह बैक टू बैक किए गए। ठीक, सबसे पहला जो सत्याग्रह किया गया 1917 में किया गया, और गांधी जी के द्वारा किया जाने वाला भारत में जो पहला सत्याग्रह है उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो किया गया उसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। तीसरे नंबर पे किया गया जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स। और मैंने कहा कोई भी अगर आप सत्याग्रह पढ़ रहे हैं तो 3 चीजें हमेशा दिमाग में रखनी है, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। चंपारण सत्याग्रह दैट मींस व्हेन, कब किया गया? 1917 में किया गया। व्हाई, वेयर, मतलब बिहार में किया गया। और क्यों किया गया? तो अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन। खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह जो आपका किया जा रहा है वो भी 1917 में खेड़ा पर गुजरात में है। और क्यों किया जा रहा है? तो क्रॉप फेल्योर से जो किसान परेशान थे, जो पीजेंट परेशान थे, उनकी रिलैक्सेशन, उनको रिवेन्यू रिलैक्सेशन, मतलब उनसे टैक्स ना लिया जाए, इसलिए किया जा रहा था। और ये अहमदाबाद मिल वर्कर्स जो मूवमेंट था ये भी आपका किया गया है। और गांधी जी के द्वारा ही भी ये सत्याग्रह, अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में। तो गुजरात में किया गया है, 1918 में किया गया है, प्लेग बोनस से बचने के लिए। ठीक है, इतना हमने सत्याग्रह तक जाना। अब हमारा जब सत्याग्रह कंप्लीट हुआ, अब हमारा जब सत्याग्रह कंप्लीट हुआ तो सत्याग्रह के बाद हमने एक नया एक्ट पढ़ा जिसको कहा गया रॉलेट एक्ट। याद रखिएगा ये नाम, रॉलेट एक्ट।
अब रॉलेट एक्ट से क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहली चीज कि ये रॉलेट एक्ट आता कब है, तो आता है 1919 में। लाइन से चल रहे हैं हम, 1915 फिर 17 फिर 18 और फिर 19। तो 1919 में आपका ये रॉलेट एक्ट आता है। और ये एक्ट क्या कहता है, तो ये एक्ट जो है वो गवर्नमेंट को एक पावर देता है, गवर्नमेंट को पावर दे रहा है, एक इनॉर्मस पावर दे रहा है, एक अनकंट्रोल्ड पावर दे रहा है, जिसके जरिए अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हुए लीडर पकड़ा जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर पकड़ा जाता है तो उसे 2 ईयर का 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, वो भी विदाउट ट्रायल, मतलब बिना किसी कानून बिना किसी दलील के 2 साल की सीधे सजा हो जाएगी। तो बड़ा मतलब एक्ट था, एक्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा था भारत को, क्योंकि हम नेशनलिज्म की ओर आगे बढ़ रहे थे और एक ऐसा एक्ट आ गया कि पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ लिया जाएगा और कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सीधे 2 साल की सजा। तो इसी पर गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया गया, जिसको रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना गया। अब जो रॉलेट सत्याग्रह से बात करते हैं, तो रॉलेट सत्याग्रह में आपको 3 डेट्स मैंने बताई हैं, दिमाग में रखनी है। पहली जो डेट है वो आपकी 3 अप्रैल, सॉरी 6 अप्रैल, 3 नहीं 6 अप्रैल। और 6 अप्रैल से मैंने आपको बताया, याद रखना है कि 6 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा हड़ताल की गई थी इसी रॉलेट सत्याग्रह को लेकर। दूसरी डेट मैंने बताई है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल 1919 में आपने देखा कि पंजाब के जो लीडर्स हैं उनको पकड़ लिया जा रहा है रॉलेट एक्ट के तहत, और गांधी जी की एंट्री को क्या कर दिया जा रहा है, दिल्ली में बैन कर दिया जा रहा है कि अब गांधी जी दिल्ली नहीं आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 13 अप्रैल को आपने देखा जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में एक निर्मम हत्या की गई थी, दैट मीन्स ओपन फायर कर दिया गया था, जिससे मतलब सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तो इसके बारे में भी आपको दिमाग में रखना, ये तो इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, ठीक। और आगे बढ़ेंगे, जब रॉलेट एक्ट खत्म हो रहा था तो मैंने देखा रॉलेट एक्ट खत्म होते होते कि आगे देखे तो वहां पर जो लोग थे वो अब डरने लगे थे सरकार से, क्योंकि भाई रॉलेट एक्ट मतलब जब जनरल डायर के द्वारा किया गया ये काम कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया था कि मतलब ऐसा भी कर सकता है कोई, मतलब निहत्थी भीड़ पर सीधे गोलियां बरसाने लगेगा। तो डर तो बैठ गया। अब लोग इसके बाद देख रहे हैं कि डर के मारे जबरदस्ती जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो लोगों से कह रही है मुझसे जबरदस्ती हमारे सामने झुक के रहो, या फिर जबरदस्ती कहती है नाक रगड़ो हमारे सामने, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी जनरल को अगर गुस्सा आ जाता है तो सरकार के द्वारा ऐसे काम किए जा रहे थे। तो यहाँ से आपको अभी इतना पढ़ना था। फिर जब हम आगे बढ़े तो इसके बाद हमने एक और मूवमेंट पढ़ा, उस मूवमेंट को कहा जाता है आपका खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। एक और मूवमेंट पढ़ा जिसको हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत अगर मूवमेंट की बात करते हैं, देखिए एक लाइन से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 1915 में पढ़ा हमने, गांधी जी वापस आए, 1917 में 2 सत्याग्रह किया, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट, 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, और खिलाफत मूवमेंट भी आपका कब हो रहा है, 1919 में। अब ये हो क्यों रहा है खिलाफत मूवमेंट, खिलाफ मतलब किसी के अगेंस्ट हो रहा है। तो आपको बताया था मैंने कि फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गई थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो ऑटोमन टर्की था वो हार गया था, और जब ऑटोमन टर्की हार गया था तो कहीं ना कहीं वहां का जो सबसे बड़ा पद था, जो मुस्लिम लीडर का सबसे बड़ा पद है जिसका नाम था खलीफा, उस पद की पावर को कम कर दिया जा रहा था, या उस पद को ही खत्म करने की बात हो रही थी। तो इसी के खिलाफ आपका चल रहा था खिलाफत मूवमेंट। तो बेसिकली आपको याद रखना है खिलाफत मूवमेंट रायबरेली कह रहे हैं, हमारे देश में तो चल रहा था पर हमारे देश से संबंधित नहीं था, ठीक, ये भी आपको दिमाग में रखना है। खिलाफत मूवमेंट हमारे देश से संबंधित ना होकर किसी और देश से संबंधित था, दैट मीन्स यूएई, मतलब ऐसी कंट्री, अरब कंट्री से संबंधित था जहां पर मुस्लिम बाहुल्य होते हैं। तो ये चल रहा था। अब इसके बारे में क्या क्या जानकारियां आपको रखनी है खिलाफत मूवमेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी की एक कमिटी बनी थी जिसका नाम था खिलाफत कमिटी। अब ये जो खिलाफत कमेटी थी, ये आपसे पिछली बार ही पूछा गया था, खिलाफत कमेटी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो खिलाफत कमेटी बन रही है मार्च 1919 में। कहां पर बन रही है, तो बॉम्बे में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि खिलाफत कमेटी कब बन रही है और खिलाफत कमेटी कहां पर बन रही है, तो बॉम्बे में बन रही है। अब इसको मतलब इस मूवमेंट को लीड करने का काम आपके 2 अली ब्रदर्स थे। अली ब्रदर्स मतलब मुस्लिम ब्रदर्स थे जिनका नाम था, जिसमें एक था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा इस खिलाफत मूवमेंट को चलाया जा रहा था। अब
कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी जान लेते हैं। अगर बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की, तो गांधी जी सपोर्ट करने आए थे खिलाफत मूवमेंट को, गांधी जी के साथ जवाहरलाल नेहरू भी सपोर्ट करने आए थे, पर एक ऐसा मुस्लिम लीडर था जिसने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उसका कहना था कि खिलाफत मूवमेंट जो हो रहा है वो जब हमारे देश से संबंधित नहीं है तो हम लोग क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी भी बात सही थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया गया था। ठीक है, ये इतना आपको दिमाग में रखना है। उसके आगे भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, थोड़ा सा क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, हमने पढ़ा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब NCM। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, तो मैंने कहा खिलाफत मूवमेंट के साथ ही एक और मूवमेंट चलाया गया जिससे खिलाफत मूवमेंट का पूरा नाम पड़ा नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, और जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ। जनवरी 1921 में स्टार्ट हो रहा है। और हो क्या रहा है इसमें, तो हम बायकॉट कर रहे हैं। बायकॉट किस चीज़ों का कर रहे हैं कि फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन गुड्स, मतलब ब्रिटिश सरकार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का क्या किया जा रहा है, बायकॉट किया जा रहा है यहाँ पर। मतलब उन सबको हटाया जा रहा है कि उन सब का अब उपयोग नहीं किया जाएगा। अब उन सब का जब उपयोग नहीं किया जाएगा तो हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे, तो हम अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, ना कि उनके प्रोडक्ट का यूज करके हम उनके देश को आगे बढ़ाएं। तो बायकॉट किया जा रहा है। किन किन चीज़ों का बायकॉट, तो पुलिस का बायकॉट किया गया, आर्मी का बायकॉट किया गया, याद रखना है आपको, टीचर्स ने बायकॉट किया, स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बायकॉट किया। याद रखना है कि आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब आपके जो चुनाव हो रहे थे उनका भी बायकॉट किया गया। तो इसको दिमाग में रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार किया गया, क्योंकि इससे आपको एक कमेटी का नाम याद रखना है। ठीक, तो इतना आपने पढ़ लिया था। मैंने कहा 10 मिनट 11 मिनट में आपको रिवीजन कराऊंगा पुराना वाला, और फिर आगे उसके 15-20 मिनट आपको पढ़ाऊंगा, और मैं कोर्स पूरा कर दूंगा। मेरे ऊपर भरोसा रखिए, जिम्मेदारी है मेरी, तो मैं उसको निभाऊंगा पूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपको पढ़ना है, ठीक है, आपका चैप्टर चल रहा था नेशनलिज्म इन इंडिया, और इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने लाइन से सभी चीज़ें कंप्लीट की है। रॉलेट एक्ट आपने कंप्लीट किया, नॉन वायलेंट डे आपने कंप्लीट किया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कंप्लीट किया। और जिसको PDF वगैरह की आवश्यकता है, तो मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, मैं उसी में PDF वगैरह चैप्टर खत्म होते ही डाल दूंगा। आप अपना नोट्स बना लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, नहीं आप मोबाइल में ही पढ़ लीजिए, बस पढ़ लीजिए। ठीक, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होना चाहिए, यही मेरा मेन मोटिव है। ठीक है, तो ये इतना खत्म हुआ आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और हम बात कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाउन्स में। अब अगर टाउन्स में बात करेंगे, टाउन्स का मतलब ऐसा एरिया जो सिटीज़ में आ रहा है, तो वहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो बेसिकली जो चल रहा था, उसके पीछे जो एक कारण था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे केवल मिडिल क्लास मेंबर्स। ठीक है, लिखा है द मूवमेंट स्टार्टेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास। तो मतलब ना ही हायर क्लास सपोर्ट कर रहा था, ना ही लोअर क्लास सपोर्ट कर रहा था, केवल ये मिडिल क्लास ही सपोर्ट कर रहा था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। और फिर हमने देखा कि बहुत सारी लीगल प्रैक्टिसेस लोग छोड़ देते हैं। यहाँ से आपको एक पॉइंट और जानना है, ये वाला पॉइंट, कि इसी समय एक पार्टी थी मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। तो इन मद्रास द जस्टिस पार्टी, जिसको नॉन ब्राह्मण पार्टी के नाम से जाना जाता है, फेल्ट दैट ऑनरिंग द काउंसिल वॉज ऑन द वे ऑफ गेनिंग पावर। मतलब कह रहे हैं कि मद्रास और जस्टिस, मद्रास में एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, जिसको नॉन ब्राह्मण पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। और उसको लगा कि अगर ये भैया इंटर नहीं करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, मतलब कहीं ना कहीं अगर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बहिष्कार कर रहे हैं, तो इनको पावर लेने में दिक्कत होगी। और मैंने आपको साफ साफ बताया है कि पावर तभी आएगी जब आप चुनाव लड़ेंगे, जब आपकी गवर्नमेंट बनेगी, और जब गवर्नमेंट ही नहीं बन पाएगी तो पावर किस काम की। ठीक है, तो इसीलिए दो जस्टिस पार्टी थी। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित है, तो मद्रास से संबंधित है। किस नाम से जाना जाता है? नॉन ब्राह्मण पार्टी के नाम से जाना जाता है। ऐसी कौन सी पार्टी थी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी? तो जस्टिस पार्टी या नॉन ब्राह्मण पार्टी जो थी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब इसका इफेक्ट देखिए आगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाउन्स में इफेक्ट देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन क्लास था, इनकी जो इकोनॉमी थी, इंपोर्ट था, वो डाउन कर गया 102 करोड़ से कितना, 57 करोड़ रुपीस। मतलब 102 करोड़ रुपीस कमा रहे थे, अब ये मात्र 57 करोड़, मतलब लगभग आधा हो गया इनका इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ा। बट मैंने बताया था ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू होता है वो गांधी जी की एक बुक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, यहां से शुरू होता है।
हिंद स्वराज में एक कथन लिखा हुआ था, वहां से शुरू होता है। और क्या लिखा था कि गांधी जी का मानना था कि भाई जो ये हम पे रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, इसका केवल एक ही रीजन है क्योंकि हमने इनको कॉपरेट किया, मतलब हमने इनको सहयोग किया, जिसके कारण ये आज हम पर रूल कर रहे हैं। तो अगर हम इनका सहयोग नहीं करेंगे, मतलब इनको कॉपरेट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं मात्र 1 साल, तो इसको वर्ड दिमाग में रखिएगा, स्ट्रेस देना है आपको 1 साल पे। लोगों ने बाकी चीजों पे स्ट्रेस नहीं दिया, सीधे हमला किया अचानक से 1 साल पे कि 1 साल में आजाद हो जाएंगे। तो कहा ठीक है भाई, अब इसको साथ देंगे, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को साथ चलाएंगे। तो यही 1 साल को लेकर चलाया। तो बट जैसे जैसे साल अंत होने लगा तो द मूवमेंट इन द सिटी वर ग्रेजुअली स्लो डाउन। देख रहे हैं आपके ये पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो मूवमेंट है सिटीज़ में वो कम होने लगा। अब देख रहे हैं कि मूवमेंट कमज़ोर होने लगा क्योंकि खादी जो था वो बहुत ज़्यादा क्या था, एक्सपेंसिव था। भाई 100 रुपये में टी शर्ट मिल रही है और फिर 400 रुपये में आपने 1 दिन ले ली, 2 दिन ले ली, पर आपको हर बार अगर शर्ट लेनी है आप 400 की नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो खादी बहुत महंगा था, जिसके कारण सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। स्टूडेंट्स और जो टीचर्स थे वो स्कूल चले गए, जो लॉयर्स थे वो जस्टिस अपने कोर्ट चले गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटीज़ में 1 साल तक दबने लगा, 1 साल के बाद। तो ये तो हो गए सिटी के हाल। अब हम अलग एरियाज की बात करते हैं। तो यहाँ तक आपने कल पढ़ रखा था शायद, मुझे याद है, चलिए कोई बात नहीं है। अब हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अदर एरियाज। मतलब अदर एरियाज में सबसे पहला हम बात करेंगे अवध में। ठीक, अवध अपना ही एरिया समझिएगा। तो अवध में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था वो किस हिसाब से चल रहा था। तो अवध में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ना है आपको, अवध में याद रखिएगा अलग अलग पूछा जाता है, या तो नॉन कॉपरेशन पूरे हिस्से पूछा जाएगा कि सिटीज़ में क्या था, डिफरेंट एरियाज में क्या था, या तो फिर पूछा जाएगा कि अवध में कैसे चल रहा था ये बताइए। तो अवध में आपको बताना है तो आपको 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। ठीक, अब मैं तीनों पॉइंट क्या रखने हैं पहले एक एक पढ़ देता हूँ, फिर आपको बाद में तीनों पॉइंट समझाऊंगा। मैंने कहा कि अवध की बात करते हैं तो एक मूवमेंट चला रहे थे पीजेंट्स जो थे वहाँ के, उसको लीड करने का काम किसके द्वारा किया गया, तो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया, जिन्हें सन्यासी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बताया कि अवध में आपका एक मूवमेंट चल रहा था, पीजेंट्स मतलब किसानों का मूवमेंट चल रहा था, किसके खिलाफ, तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जिसको लीड करने का काम, मतलब आगे उसमें आने का काम कर रहे हैं बाबा रामचंद्र सन्यासी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि अवध में क्या हो रहा था। पहली चीज से कि एक पीजेंट्स मूवमेंट चल रहा था जिसको लीड करने का काम कर रहे हैं बाबा रामचंद्र, जिनको सन्यासी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट अगर याद रखना है कि बेगार का मतलब क्या होता है, तो उतने समय ये बेगार वर्ड बहुत चल रहा था। बेगार का मतलब देखिए, बेगार का मतलब लिखा है कि लेबर ऑफ अ विलेज वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। मतलब जो लेबर थे उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा था और उनको कोई भी पेमेंट ना किया जा रहा हो। जैसे आपसे अगर कोई भी कार्य लिया जाए और उसका पेमेंट आपको ना किया जाए तो वो बेगार कहलाता। अब ये मत कहिएगा घर में कि पापा से लड़ गए, आप कह रहे हैं मुझसे बेगारी का काम, वो तो घर का काम है, वो तो बेगारी का ही रहेगा हमेशा, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। बट अगर बाहर आपसे कोई लेबर वर्क करा रहा है और उस पर आपको पेमेंट नहीं दे रहा है तो जान लीजिए वो वर्क क्या हो गया, बेगारी हो गया। ठीक है, तो इस वर्ड को भी दिमाग में रखना है, कभी कभी आपका पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय बेगार। ठीक है, तो पहला जो था वो बाबा रामचंद्र सन्यासी थे जो पीजेंट्स मूवमेंट चल रहा था उसको सपोर्ट कर रहे थे। और पीजेंट्स मूवमेंट किसके खिलाफ चल रहा था, तालुकदार। तालुकदार जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है उन्हें तालुकदार कहा जाता था। ठीक है, तो तालुकदार से लैंडलॉर्ड के खिलाफ। उसके बाद ये मूवमेंट दूसरे नंबर पे जाते हैं, तो दूसरे नंबर में हम एक देखते हैं कि नाई धोबी बंद। अब ये नाई, नाई जो बाल काटता है, धोबी जो कपड़े धोता है, तो नाई और धोबी ने भी एक बंध बना लिया था। काहे लिए, इन्होंने कहा भैया अब हम अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। वैसी बात है, नॉन कॉपरेशन चल रहा है तो ये भी कॉपरेट नहीं करेंगे। और सर्विसेज किसे नहीं प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज तालुकदार जो लैंडलॉर्ड्स है उन्हें नहीं प्रोवाइड करेंगे पहली चीज, और हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भी हम अपनी सर्विसेज, मतलब ना ही उनके बाल काटेंगे और ना ही उनके कपड़े धोएंगे। तो अवध में दूसरा पॉइंट जो आपने देखा, नाई धोबी बंद देखा। और तीसरा जो अवध का पॉइंट आप देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जून 1920 में अवध में आ रहे हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अवध में आ रहे हैं और देख रहे हैं अवध की कंडीशन, वहां के पीजेंट्स, वहां के किसानों से बात कर रहे हैं। और वहीं पर अक्टूबर 1920 में एक सभा बना रहे हैं जिसका नाम है अवध किसान सभा। तो ये आपसे पूछी जाती है कि अवध किसान सभा का स्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा और कब किया गया था। तो अवध किसान सभा का स्टेब्लिशमेंट किया गया था हमारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और कब किया गया था, तो अक्टूबर 1920 में किया था। और किस लिए, कि पीजेंट्स के लिए किया गया था, मतलब उनकी परेशानियों को सुना जाए इसके लिए इस सभा, इस संगठन का गठन किया गया था। उसके बाद मैंने कहा देखते ही देखते मात्र कुछ ही दिनों में इसके 300 ब्रांचेस खुल गए। मतलब एक मंथ में
अलग अलग गांवों में इसकी ब्रांचेस खुल गई अवध किसान सभा की। इसका मतलब मोर्चा ये अब बड़ा हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक बार मैं तीनों पॉइंट फिर से आपको बता देता हूँ कि अवध में आपको 3 कौन से पॉइंट याद रखने। देखिए इंपॉर्टेंट पड़ता है, अवध वाला पूछा जाता है पेपर में, तो इसीलिए आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अवध में क्या क्या याद रखना है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, कहाँ चला गया भाई, हम पढ़ रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और कहाँ पर पढ़ रहे हैं, अवध में पढ़ रहे हैं। मतलब अवध में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह से चल रहा था। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि अवध में, तो मैंने आपको बताया एक जो पीजेंट्स मूवमेंट चल रहा था, पीजेंट्स मतलब किसानों का एक मूवमेंट चल रहा था, और इस पीजेंट्स मूवमेंट को लीड करने का काम कौन कर रहे थे, बाबा रामदेव नहीं, बाबा रामचंद्र, याद रखना है नाम, बाबा रामचंद्र, जिन्हें सन्यासी के नाम से भी जाना जाता था। तो बाबा रामचंद्र के द्वारा इस पीजेंट मूवमेंट को लीड किया जा रहा था अवध में। क्यों हो रहा था ये मूवमेंट, तो ये अगेंस्ट हो रहा था किसके, तालुकदार, मतलब या फिर इनको और भी कहते हैं तालुकदार, या फिर वहां के लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। तो पहला पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है कि पीजेंट्स मूवमेंट को लीड किया जा रहा था बाबा रामचंद्र के द्वारा, जिन्हें सन्यासी के नाम से जाना जाता है। किसके अगेंस्ट था ये पीजेंट्स मूवमेंट, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। वैसी बात है, अगर कहीं भी इनके अगेंस्ट हो रहा है, लैंडलॉर्ड कोई पीजेंट मूवमेंट कर रहे हैं, तो वही टैक्सेस को लेकर या फिर उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर कर रहे हैं। तो पहला ये याद रखना है। ठीक, उसके बाद अगर दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा क्या है आपको याद रखना है, तो दूसरा आपको यहां से याद रखना है नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद। ठीक, अब ये नाई धोबी बंद क्या था, तो ये नाई धोबी बंद था कि ये लोग ना अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। नाई मतलब बाल नहीं काटेगा, और धोबी मतलब कपड़ा नहीं धोएगा। किसके नहीं धोएगा, तो वही आपके जो तालुकदार्स हैं, या फिर जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं वहां पर रहते हैं उनके, उनसे उनको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो तीसरा था वो आपका था अवध में चलाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अवध, जब जवाहरलाल नेहरू अवध में आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो जून 1920 को ये अवध में आ रहे हैं। ठीक, पीजेंट से बातचीत कर रहे हैं, और अक्टूबर 1920 में इनके ही द्वारा एक सभा बनाई जा रही है जिसको कहा गया है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा मतलब किसानों के लिए यह सभा बनाई जा रही है, और देखते ही देखते मात्र केवल 1 मंथ में इसकी 300 ब्रांचेस, अलग अलग 300 जो विलेजेस में अलग अलग ब्रांचेस खुल जाती हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको अवध से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अवध से थोड़ा। अब हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जो कहेंगे कि उसके पास सुपरस्टिशियस पावर है, मतलब उसके पास कुछ ऐसी पावर है जो सबके पास नहीं होती है। कहते हैं कि उसे गोली भी नहीं लगती थी। ठीक है, देख लेते हैं क्या नाम था उसका। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम साउथ से। आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे थे, आपके एक नाम है जिसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लू अर्जुन नहीं, अल्लूरी सीताराम राजू। अब जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, क्लेम करते हैं ही हैड वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, मतलब उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, अलग अलग टाइप के। क्या क्या है देख लेते हैं। ही मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन मतलब कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ज्योतिष का वो उन्हें ज्ञान है, और वो जो प्रिडिक्शन करते हैं वो सही हो जाते हैं। दूसरा, हील करते हैं लोगों को, और सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, और गोली बंदूक भी लगने के बाद सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसे थे अल्लूरी सीताराम राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू वो बिल्कुल इंस्पायर थे आपके गांधी जी से। वो भी मानते थे कि नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट करना चाहिए और खादी को बढ़ावा मिलना चाहिए। बट उन्होंने एक पॉइंट और कहा, इंडिया कुड बी फ्री बाय यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस। तो इनका कहना यह भी था कि इंडिया आजाद केवल एक ही तरीके से हो सकता है, फोर्सफुली लड़के, नॉन वायलेंट के द्वारा नहीं। ठीक है, सपोर्ट तो करते थे गांधी जी का, बट थोड़े विचार इनके अलग थे। और फिर 1924 में इन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और बेसिकली मर्डर या फिर कह सकते हैं इनका मतलब मौत हो जाती है। तो अल्लूरी सीताराम राजू से आपको इतना याद रखना है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपको 3 पॉइंट मैंने बताया। पहला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में किस तरह चल रहा था। दूसरा पॉइंट मैंने बताया अवध में कैसे चल रहा था, और तीसरा आपको बताया अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा। तो ये पूरा था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और पेपर में कई बार पूछा गया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसको एकदम दिमाग से रट लीजिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो हमारा कंप्लीट हो रहा है, पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आगे हम बढ़ेंगे
तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसा रीजन है जिसके कारण आपका इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से गांधी जी विड्रॉ करे ले रहे हैं, मतलब गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को छोड़े दे रहे हैं कि नहीं अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। तो अब इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे बंद किया जा रहा है, तो गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे, पर एक स्थान है जिसका नाम है चौरा चौरी। अब ये चौरा चौरी स्थान कहाँ है, तो चौरा चौरी है आपके गोरखपुर में, ठीक है, चौरा चौरी है कहाँ, आपके गोरखपुर में। अब ये गोरखपुर में जो चौरा चौरी है, इस स्थान पर पहले तो नॉन वायलेंट तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटर्स, मतलब जो रिवॉल्यूशन, जो स्ट्राइक कर रहे थे लोग, जो मतलब बेसिकली नॉन कॉपरेट करने के लिए बैठे हुए थे, सत्याग्रह कर रहे थे, लोग शांति से बैठे हुए थे एकदम, बट पुलिस के द्वारा उन्हें छेड़ा गया। तो ये इंसिडेंट कब होता है, तो ये दिमाग में रखिएगा, चौरा चौरी इंसिडेंट आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि चौरा चौरी इंसिडेंट कब हुआ था, तो आपको डेट बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, फरवरी 1922 में, मंथ और ईयर याद कर लेंगे, काम चल जाएगा। तो फरवरी 1922 में एक चौरा चौरी इंसिडेंट हो रहा है जिसमें पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेटर को बाजार में वायलेंट क्लैश होता है, पुलिस के साथ लड़ाई होती है, और ये जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं, मतलब ये जो स्ट्राइकिंग जो वर्कर्स हैं, जो आपके सत्याग्रहीज हैं, वो पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, जिसमें कई सारे, कहा जाता है लगभग 13 से 14 पुलिस वाले थे जिनकी जिंदा जलकर मौत हो जाती है इसी से आहत होकर। हियरिंग दिस इंसिडेंट महात्मा गांधी विड्रॉ दियर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसी के बाद जो गांधी जी थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्टार्टिंग से लेकर अंत होने तक का सफर ये था चौरा चौरी इंसिडेंट। तो आपसे ये 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला चौरा चौरी स्थान कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है, दूसरा चौरा चौरी इंसिडेंट कब हुआ था, तो चौरा चौरी इंसिडेंट हो रहा है फरवरी 1922 को, और तीसरा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द चौरा चौरी इंसिडेंट, तो रीजन क्या था कि एक वायलेंट क्लैश हुआ था, और चौथा क्वेश्चन ये भी आता है व्हाई गांधी जी विड्रॉ विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आपको लिखना है बिकॉज ऑफ द चौरा चौरी इंसिडेंट विच हैपेंस इन फरवरी 1922 गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो इतना आपको लिखना था। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में आपका आधा पार्ट खत्म हो गया, मतलब गांधी जी का यहां तक मेन रोल अभी था, भी फिर गांधी जी आएंगे, पर एक रोल आपका गांधी जी का खत्म हो गया, दैट मीन्स इस चैप्टर का आधा पार्ट आपका खत्म हो गया, ठीक। अब आगे जो पढ़ना है आपको, उसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ने हैं, मतलब जानकारियां रखनी है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स अभी यहीं तक बनेगा। बेसिक जो लॉन्ग आंसर्स बनते हैं वो यहां से बनते हैं, नहीं तो साल्ट मार्च से बनता है, ठीक है। तो साल्ट मार्च में फिर गांधी जी वापस आएंगे, अब बीच में आप देखेंगे गांधी जी का थोड़ा सा नामो निशान कम सुनने को मिलेगा, तो ये दिमाग में रखना है आपको। ये आपका आधा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कितना आपका कंप्लीट हुआ है, उसको रिवाइज करते चलिए जाते जाते, बस यही तक पढ़ाएंगे आज, कल से मतलब इसके आगे वाला टॉपिक उठाएंगे। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो जब ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ, तो मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया एक डेट से जिसका नाम था 1915, जब गांधी जी वापस आ रहे थे। फिर 1917 में पहुंचे, और 1917 में हमने चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह पढ़ा। फिर 1918 में पहुंचे, तो 1918 में हमने अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट पढ़ा। उसके बाद फिर 1919 में गए तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा आपका रॉलेट एक्ट, और दूसरा आपने पढ़ा खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर 1919 के बाद आपने पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में कैसे हो रहा था, दूसरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अवध में किस प्रकार चल रहा था, और एक नाम आता है अल्लूरी सीताराम राजू का, उनके द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे सपोर्ट किया गया था। और लास्ट में आपने पढ़ा चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके कारण इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं। और ये कब हो रहा है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट हो रहा है आपका फरवरी 1922 में, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेटर्स के द्वारा, मतलब जो स्ट्राइक कर रहे थे वहां के लोग, उनके द्वारा एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है, जिससे कई सारे पुलिस वालों, बिट्सल पुलिस वालों की मौत हो जाती है जिंदा जल के, जिस कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ कर लेते हैं कौन, गांधी जी। तो इतना अभी आपको पढ़ना था, ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। और क्या करना है आपको, अब इसी चीज़ को रिवाइज करना है। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। थोड़े बहुत अब थोड़ा बहुत टॉपिक इसमें बचा हुआ है तो उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। और ध्यान रखिए आप लोग, अपना पढ़ते रहिए। बाकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कहीं भी कैसे भी, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। पढ़ते रहिए बस। गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए सभी लोग।
ठीक है।